जी, तो टॉपिक में सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम देखते हैं, जियोग्राफिक ऑफ इंडियन ओशन। इंडियन ओशन की जियोग्राफिक लोकेशन क्या है? इसके सराउंडिंग में कौन-सी कंट्रीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं और कौन से कॉन्टिनेंट्स एग्ज़िस्ट करते हैं? अगर आप इंडियन ओशन के नॉर्थ में देखें तो एशिया का कॉन्टिनेंट एग्ज़िस्ट करता है। साउदर्न साइड पे अपोज़िट साइड पे अगर आप आएँ तो आपको अंटार्कटिका नज़र आएगा, ठीक है जी। ईस्टर्न साइड पे ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न साइड पे आपको अफ्रीका नज़र आएगा। तो इंडियन ओशन की जो जियोग्राफी है, इसमें आपको 4 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, वो इंडियन ओशन को सराउंड करते हुए नज़र आते हैं, ठीक है जी। इसमें से अंटार्कटिका तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो लाइफ एग्ज़िस्ट नहीं करती। लेकिन जो बाकी के 3 आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंस उनकी है, उसको हम डिटेल में आगे चल के देखते हैं। इसमें जी जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन ओशन की? जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियर पावर्स एग्जिस्ट करती हैं इस रीजन में, जो कि इंडियन ओशन को सराउंड कर रहा है। कौन सी हैं जी वो 3 न्यूक्लियर पावर्स? दैट आर पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। उसके अलावा ये जो रीजन है, इसकी इम्पोर्टेंस वर्ल्ड लेवल पे क्यों है? क्योंकि ये जो रीजन है, ये एनर्जी रिसोर्सेज से रिच है, ठीक है जी। इस रीजन को जो कंट्रीज होस्ट करती हैं, उनमें राउंड अबाउट 55% ऑफ ऑयल एंड 40% ऑफ गैस के जो रिजर्वायर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। वर्ल्ड के 55% ऑफ ऑयल एंड 40% ऑफ गैस। ये आप मुझे बताएंगे जी कि कौन सी ऐसा रीजन है जिसमें ये एग्जिस्ट करते हैं और वो इंडियन ओशन में कहाँ पे फॉल कर रहे हैं? नहीं सुहेल, कार्स नहीं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स नहीं, बेसिकली मिडल ईस्ट का जो रीजन है वो भी थ्रू इंडियन ओशन ही ट्रेड करता है। तो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज जिसमें सऊदी अरेबिया, ओमान, बाकी गल्फ की कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान, ये सब आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं ये इसी रीजन के साथ ट्रेड कर रही हैं, तो इसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस जो है ये इंक्रीज हो चुकी है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा ये जो रीजन है, इसमें मिनरल रिसोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं। इन मिनरल्स में कौन से मिनरल्स आते हैं जी? दीज आर गोल्ड, टाइटेनियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा, ठीक है। इसके अलावा इस रीजन की इम्पोर्टेंस जो है वो 2 और चीज़ों की वजह से भी है। वो क्या है जी? स्ट्रेट ऑफ मलाका और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। ये 2 ऐसे चोक पॉइंट्स हैं कि अगर इनको कोई बंद कर दे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वर्ल्ड की जो ऑयल की सप्लाईज हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों पॉइंट्स की भी बहुत इम्पोर्टेंस है इस रीजन में। इसके अलावा जो राउंड अबाउट वर्ल्ड की 30% ग्लोबल ट्रेड है, वो भी इसी इंडियन ओशन के थ्रू हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस रीजन को इंटरनेशनल लेवल पे एक खास सिग्निफिकेंस देती हैं, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद सर हम बात करते हैं कि इंडियन ओशन क्यों एक कंपटीशन का सोर्स है, ठीक है जी। एक तो हमने ऊपर ये चीज़ें बात की, उसके अलावा जो नई यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन है वो क्यों है? वो क्या कहती है? वो कहती है कि यहाँ पे 2 नई ऐसी पावर्स इमर्ज हो रही हैं, जिनकी वजह से इस रीजन में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। वो 2 पावर कौन-सी हैं? एक चाइना और दूसरा इंडिया। ये दोनों ऐसी पावर्स हैं जो इनकी आपस में इकोनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर कंपटीशन है। ऑल्दो इंडिया का कंपटीशन चाइना के साथ तो पॉसिबल नहीं है, बट इंडिया इज स्टिल ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, बल्कि हर लेवल बेस्ट कि वो इस रीजन में एक बिगर इकोनॉमी के तौर पे माना जाए। इसको अपनी दोनों की जो रेस है चाइना की और इंडिया की, ताकि वो यहाँ पे अपनी डोमिनेंस को इंश्योर कर सकें, उसको हम देखते हैं कि चाइना किस तरह से अपनी प्रेजेंस जो है इंडियन ओशन में उसको इंश्योर करना चाह रहा है। सबसे पहले जी
चाइना क्योंकि उसके साथ तो पैसिफिक ओशन के साथ लिंक है, लेकिन वो इंडियन ओशन में आके क्यों अपनी सिग्निफिकेंस जो है, जो अपनी प्रेजेंस जो है, उसको क्यों इंक्रीज करना चाहता है। सबसे पहले तो जो रीजन है जी वो ये है कि यूएसए और इंडिया का जो ग्रोइंग नेक्सस है, इसके ऊपर एक आई रखने के लिए, यानी कि देखने के लिए कि क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं और यहाँ पे क्या चीजें प्लान करते हैं, तो उसके लिए चाइना को इस रीजन में अपनी प्रेजेंस जो है वो इंश्योर करनी लाजमी है। उसके अलावा यूएसए का एक बहरी बेड़ा जो है डेट इज स्टेशन नियर बहरेन, उसको भी काउंटर करने के लिए या उसकी एक्टिविटीज को देखने के लिए चाइना जो है इंडियन ओशन रीजन में अपने फुटप्रिंट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा यूएसए ने एक यहाँ पे इस रीजन में कंबाइंड टास्क फोर्स बनाई हुई है, CTF 152 इसको कहते हैं। इसका पर्पस जो मेनली दिया जाता है या जिसका ऑब्जेक्टिव है वो ये दिया जाता है कि ऑयल की जो सप्लाईज हैं उनको फ्रीली या स्मूथली फ्लो करने के लिए यहाँ पे ये टास्क फोर्स बनाई गई है। यानी कि जो मर्चेंट शिप्स वगैरह इसको ऑयल्स को और बाकी चीज़ों को एक्सपोर्ट लेके करते हैं, उनके लिए ये सेफ्टी के लिए एक फोर्स बनाई गई है डेट इज नोन एज CTF। सेफ्टी किस चीज़ से जी? पायरेसी से और जो आर्म्ड रॉबरी होती है सी में, उससे सेफ्टी के लिए ये कमेटी एक फोर्स जो है ये बनाई गई है। इसके मेंबर्स कौन है? इसके मेंबर्स जो रीजनल कंट्रीज हैं उनकी नेवीज इसके मेंबर हैं, ठीक है, और पैटर्न इसको यूएसए करता है। इसके अलावा चाइना जो अपनी 84% एनर्जी सप्लाईज है वो मिडल ईस्ट के रीजन से ही ले रहा होता है, ठीक है, यानी कि जो पेट्रोलियम गैसेस और बाकी चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होती हैं, चाइना वो इंपोर्ट करता है मिडल ईस्ट से। और मिडल ईस्ट से ये जो इंपोर्ट करता है तो उसका रूट क्या होता है? रूट इसका इंडियन ओशन के थ्रू ही ट्रेड हो रही होती है। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि जो अभी एग्जिस्टिंग रूट है चाइना का टू ट्रेड विद द मिडल ईस्ट, इट टेक्स अराउंड अबाउट 16,000 किलोमीटर, ठीक है जी। और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 2 to 3 months जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इसको काउंटर करने के लिए चाइना सी पैक को डेवलप कर रहा है ताकि उसको शॉर्टेस्ट रूट जो है वो अवेलेबल हो, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है और स्ट्रेट ऑफ मलाका है उसके ऊपर भी अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहता है, ताकि अगर कभी फ्यूचर में उन चोक पॉइंट्स को कोई बंद भी कर दे तो चाइना की जो सप्लाईज हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा अभी एग्जिस्टिंग जो वॉल्यूम है ट्रेड का बिटवीन चाइना एंड मिडल ईस्ट वो कितना है जी? $240 बिलियन। चाइना इसको एम करता है कि $600 बिलियन तक लेके जाए। उसके अलावा चाइना की यूएसए के साथ ऑलरेडी ट्रेड वॉर चल रही है, ठीक है, तो उस ट्रेड वॉर में कंपटीशन है कि सबसे ज़्यादा अपनी मार्केट्स जो हैं वो रखी जाएं। तो इसके लिए भी चाइना इन कंट्रीज के साथ इंडियन ओशन की जो रीजन में कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं इनके साथ अपने ट्रेड ट्राइज जो हैं वो इंक्रीज करता है, बिकॉज एक ट्रेड वॉर जो है वो ऑलरेडी चल रही है। इसी सिलसिले में जी चाइना ने डिफरेंट पोर्ट्स जो है ये डेवलप करना शुरू की हुई हैं, जिसमें लाइक पाकिस्तान में गवादर, इसी तरह श्रीलंका में हम बूटा पोर्ट और कुछ माइनिंग के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो म्यांमार में भी उन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा चाइना इज ट्राइंग इज लेवल बेस्ट कि वो ब्लू वाटर नेवी बने, और ताकि जिस तरह यूएस से ब्लू वाटर नेवी है जो कि डीपर वाटर्स में जाके ऑपरेट करती है, तो सेम इज द केस विद चाइना। चाइना भी चाहता है कि हम दूर के इलाकों में जाके ऑपरेट कर सकें, तो वो भी एक ब्लू वाटर नेवी बने। इसके साथ साथ चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की डॉक्ट्राइन दी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बेसिकली डिफरेंट पोर्ट्स हैं जो इस रीजन की कंट्रीज में चाइना डेवलप करना चाह रहा है, ताकि वो अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है उनको इंश्योर कर सके, ठीक है जी। ये मैप पे आपको ये डॉट्स नजर आ रहे होंगे स्टेरिक, ये मैप पे आपको डॉटेड लाइंस और साथ में ये स्टेरिक के जो सिंबल्स हैं ये बेसिकली वो पोर्ट्स हैं जो चाइना डेवलप कर रहा है अपने इस रीजन में जो इम्पोर्ट प्रेजेंस है उसको इंश्योर करने के लिए, ठीक है जी। तो ये जो डॉटेड लाइंस और ये स्टार्स हैं दीज आर बेसिकली फॉर्मिंग अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
सर जी टाइप हेलो सर। करके, माइक ऑन ना करें, टाइप करें। सर जी चैट चैट डिसेबल है सर। चैट ऑन है इधर से। अभी देखें। जस्ट होल्ड करिएगा, 1 मिनट में कॉल ले लूं। ठीक है जी, अभी ओके हो गई है। जायद कह रहे हैं सर ये सीएसएस में आजकल बाकी सब्जेक्ट के पेपर नहीं ले रहे। मैं आपका सवाल नहीं समझा जायद। चलें जी ठीक है, छोड़ देते हैं इसमें। अच्छा जी, उसके बाद एक एक्सरसाइज की गई 2018 में, डेट वाज अंडरटेकन बाय रशिया एंड चाइना। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंडियन ओशन से शिफ्ट करते हैं टुवर्ड द पैसिफिक रीजन। पैसिफिक रीजन क्यों, क्योंकि इसके साथ इंटरकनेक्टेड ही है। तो इसकी हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे पैसिफिक रीजन में बिफोर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, वहाँ पे क्या हो रहा था? बिफोर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यहाँ पे जब हम पैसिफिक रीजन की बात करते थे तो इसमें हम नॉर्मली चाइना, ओ सॉरी, रशिया और यूएसए की यार किसी का माइक ऑन है। अच्छा, तो नॉर्मली जब पैसिफिक ओशन के इश्यूज की बात कर रहे होते थे तो उसका मतलब ये होता था कि हम रशिया की और साथ में यूएसए की जो राइवलरी थी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी सिचुएशन जो चेंज हो रही है तो उसमें चाइना एक मेजर प्लेस जो है वो अपनी रखता है जब भी हम पैसिफिक ओशन के इश्यूज को डिस्कस करते हैं। तो जी रशिया के साथ मिलके इन्होंने वोस्टॉक 2018 एक एक्सरसाइज की जिसका मकसद ये था कि अपनी जो मिलिट्री मसल है वो शो ऑफ किया जाए वर्ल्ड को। इस एक्सरसाइज में राउंड अबाउट 3000 जो ट्रूप 3 लाख जो ट्रूप्स हैं दोनों कंट्रीज के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसको कहा जाता है कि इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सरसाइज विच वाज कंडक्टेड बाय चाइना एंड रशिया जॉइंटली। ठीक है जी, तो जब इन्होंने ये एक्सरसाइज की तो उसके बाद अमेरिका ने भी अपनी एक एक्सरसाइज की, दैट इज नोन एज ट्राइडेंट जंक्चर। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज जो है ये की गई अमेरिका की तरफ से इसके काउंटर में, और इसमें जो 29 नेटो की मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया ताकि वो भी शो ऑफ कर सकें कि दे आर आल्सो यूनाइटेड। ठीक है जी। जी जैपर्ड 81 जो है ये एक बार पहले चाइना ने और रशिया ने मिलिट्री एक्सरसाइज की थी, दैट इज नोन एज जैपर्ड।
इसके बाद जी इंडियन इन्फ्लुएंस इस रीजन में, इंडिया इस रीजन में अपनी डोमिनेंस को इंश्योर करने के लिए क्या कर रहा है। इंडिया जो जी है अभी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन चुका है, ठीक है। और एनर्जी की जो सप्लाईज है इंडिया की, वो भी डेफिनेटली इंडियन ओशन से ही आनी है, क्योंकि इस ओशन का नाम से ही पता चल रहा है कि इंडियन ओशन है। इंडिया के नाम के साथ इसका नाम का लिंक है। तो इंडिया इस रीजन के साथ अपनी ट्रेड जो है उसको इंश्योर करने के लिए यहाँ पे अपनी डोमिनेंस से आता है। उसके अलावा इंडिया जो है वो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एशियन टाइगर बनने का एम रखता है, ठीक है। तो इस वजह से वो अपनी प्रेजेंस जो है वो इस रीजन में इंश्योर करते हैं और उसके लिए डिफरेंट एफर्ट्स करता है। उन एफर्ट्स में एक चीज़ जो है वो चाबहार की पोर्ट है हमारे पास आती। चाबहार पोर्ट इन्होंने डेवलप की। जी तायरा कह रही है सर मिलिट्री एक्सरसाइज का पर्पज सिर्फ वेपन दिखाना है। जी वेपन दिखाने के अलावा अपना मिलिट्री मसल शो ऑफ करना कि हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम एक एक्सरसाइज के लिए अगर 3 लाख की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं 3 लाख लोगों की, तो इन केस ऑफ वॉर वी कैन आल्सो स्टे यूनाइटेड और हम इसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी भी थ्रेट को। उसके अलावा इसका एक मकसद ये भी होता है कि अपनी जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं उनको बूस्ट अप किया जाए, ठीक है। अगर लोग बार बार एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तो जब कभी वार होती है तो फिर उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि उस तरह से लड़ सकें। तो इसलिए एक्सरसाइजेज जो है मिलिट्री एक्सरसाइजेज ये ज़रूरी होती हैं ताकि लोग जो है उनकी ट्रेनिंग और उनकी शार्पनेस जो है उसी तरह से रहे, ठीक है जी। उसके बाद है जी ग्रोइंग टाइज विद अफगानिस्तान। जी जुनेद कोई बात नहीं। टॉपिक यार इंडियन ओशन, कंपटीशन एंड कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ये हमारा टॉपिक है। जी सोहेल यूएसए एंड इंडिया हैज मैरीटाइम कोऑपरेशन। अच्छा इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अपने इस इन्फ्लुएंस को गेन करने के लिए क्या कर रहा है, वो अफगानिस्तान के साथ अपने टाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। इसके अलावा जी इंडिया और यूएसए का नेक्सस ये हम पिछले कुछ लेक्चर में भी इस पे बात की है हमने कि जब पाकिस्तान के यूएसए के साथ रिलेशंस थोड़े से कम अच्छे होते हैं या ख़राब होते हैं तो उसके नतीजे में इंडिया का यूएसए के साथ रिलेशन जो है ये स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। इनिशिएशन इनकी कहाँ से होती है जी, ये यूएस न्यूक्लियर डील जो इंडिया के साथ की गई थी उसके बाद। इसके अलावा इंडिया इस रीजन में अगर हम बात करें इंडियन ओशन रीजन की, तो उसमें अपने आप को एक ब्लू वाटर नेवी बनाने की एम रखता है। तो उसके लिए इंडिया ने एक जो इंडियन नेवल शिप है जिसका नाम है द्वीप रक्षक, वो बेसिकली एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पे इन्होंने इसको मेंटेन कर रहे हैं। उसके अलावा 3 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी इन्होंने ली हैं। तो इसका मकसद भी ये है कि इंडिया भी जाके डीप शैलो वाटर्स में ऑपरेट कर सके और खुद को एक ब्लू वाटर नेवी का दर्जा दे सके। उसके अलावा इन्होंने चाबहार डेवलप की है जी ताकि गवादर को काउंटर किया जा सके, ठीक है। और साथ में इसका पर्पस ये भी है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक एक्सेस हासिल की जाए बाई पासिंग द पाकिस्तान और उनके साथ अपने ट्रेड एक्टिविटीज़ को इंक्रीज किया जाए ताकि वो जो एशियन टाइगर वाला ख्वाब है वो भी पूरा हो सके। और उसके साथ साथ उनका एम ये भी होता है कि पाकिस्तान को जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट ना दिए जाएं उनकी जो कॉपरेशन है ट्रेड कॉपरेशन उसके। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
अच्छा जी, उसके अलावा कुछ साउथ चाइना सी में इश्यूज भी हैं। वो इश्यूज क्या हैं? वहाँ पे बेसिकली जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके चाइना के साथ कॉन्टेस्टेंट क्लेम्स हैं। ठीक है, वो कंट्रीज कौन सी हैं जी? इसमें वियतनाम है, फिलीपाइंस है, मलेशिया, ब्रुनाई और भूटान। इसके साउथ चाइना सी में चाइना के साथ क्या इश्यूज हैं, ये हम इस मैप से हमें क्लियर हो जाएंगे। एक तो इसमें वो ड्राइंग वाला ऑप्शन खत्म हो गया, पता नहीं जूम में। अच्छा चलें, इसके बगैर वो थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि उसके बगैर ही समझने की। ये जो कर्सर स्क्रीन पे मेरा मूव हो रहा होगा, इसको आपने थोड़ा सा फोकस में रखना है। ठीक है जी, कर्सर शो हो रहा है ना आपको? ठीक है, तो जी हम बात करते हैं सबसे पहले ताइवान की। चाइना और ताइवान का हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि ताइवान कहता है कि वो असल चाइनीज हैं, और चाइना जो है, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कहते हैं कि दे आर द चाइनीज। इनके एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो ये है। ठीक है, उसके अलावा ये जो ऊपर के यहाँ पे कुछ रीजन है, यहाँ पे स्पार्टले आइलैंड्स हैं, कुछ ऐसे जजीरे हैं जिनको चाइना कहता है कि वो उनकी टेरिटरी है, और ताइवान कहता है कि ये उनकी टेरिटरी है। तो इस वजह से दोनों के दरमियान इश्यूज जो हैं वो अक्सर नजर आते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पार्सल आइलैंड्स है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये पार्सल आइलैंड्स हैं। इसके ऊपर किसका क्लेम है जी? एक तो वियतनाम का, ठीक है, और जो नीचे की तरफ पार्सल आइलैंड्स हैं उनके ऊपर किसका क्लेम है? फिलीपाइंस का। ठीक है जी, इसके अलावा नीचे की तरफ जो आइलैंड्स हैं वो भी स्पार्टले के ही कुछ पार्ट्स हैं, इनके नाम स्पार्टलेज हैं, ये डिफरेंट आइलैंड्स हैं असल में। इसके ऊपर भी मलेशिया का और ब्रुनाई का क्लेम एग्जिस्ट करता है। ये सारी कंट्रीज कहती हैं कि ये इनके करीब है, तो डेट्स वाई ये आइलैंड इनके हैं। लेकिन चाइना जो है, ये इस चीज को डिनाई करता है, और चाइना के क्लेम ये है कि ये जो 12 डॉटेड लाइन, ये जो आपको पर्पल कलर की लाइन एक नजर आ रही है, चाइना कहता है जी कि यहाँ तक बेसिकली इन्होंने 12 डॉटेड लाइन है, यहाँ पे मैंने इसको क्लियर लाइन बनाया हुआ है, तो ये इसको एक 12 डॉटेड लाइन के नाम से चाइना कहता है कि ये जो 12 डॉटेड लाइन हैं, मेरी मैरीटाइम बाउंड्रीज जो है यहाँ तक एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है जी, तो बाकी ये कंट्री कहती हैं जी कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक आपकी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हैं, दे आर ओनली 200 नॉटिकल माइल्स, जो कि आपकी काफ़ी पीछे बनते हैं। अगर उसको 200 नॉटिकल माइल्स की बात की जाए, तो ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये तकरीबन यहाँ पे कहीं पे फॉल करेंगे। ठीक है, यानी कि बहुत पीछे, ये पीली लाइन से भी पीछे के रीजन में। तो चाइना इस चीज़ को एग्री नहीं करता जी। चाइना कहता है कि हिस्टोरिकल मेरे पास कुछ एविडेंसेस हैं, और इसके अलावा चाइना का जो क्लेम है वो ये कहता है कि मेरा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यानी कि मेरी ज़मीन की जो सतह है वो काफ़ी आगे तक जाती है, और वही ऊपर जाके इमर्ज होती है इन फॉर्म ऑफ रॉक्स और आइलैंड्स, और इस वजह से ये सारा एरिया मुझसे बिलोंग करता है। ठीक है जी, तो ये क्लेम है इन कंट्रीज के जिसको चाइना एग्री नहीं करता, लेकिन ये कंट्रीज इसको क्लेम करती हैं। तो ये जी साउथ चाइना सी में इश्यूज हैं जो कि नजर आते हैं हमें। जी सोहेल, इसी को समटाइम 9 डॉटेड लाइन कहते हैं, और समटाइम 12 डॉटेड लाइन, यही जो पर्पल लाइन है।
इसी लाइन को 9 डैशेस लाइन कह लेते हैं या 12 डॉट लाइन जिसको कहते हैं। इसका पर्पज यही होता है कि चाइना ये कहता है कि मेरी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है मैरी टाइम की वो यहाँ तक एग्जिस्ट करती है। तो दूसरी कंट्रीज ये कहती हैं कि जी आपकी ये वाली बाउंड्री तो हमारे करीब है, हमारे एरिया जो है उसमें आता है, तो डेट्स वाई ये आइलैंड्स हमारे से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। जी, चाइना का इसमें क्लेम ये है कि मेरा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो काफी आगे तक जाता है। एक मिनट में आपको मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, लेट्स सपोज ये चाइना की जमीन आ रही है, ठीक है, और ये आगे जाके यूं समुंदर में जाती है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इनका जा रहा है, और यहाँ पे जाके कुछ ऊपर की तरफ आइलैंड्स की पीक्स जो हैं, पहाड़ियाँ जो हैं समुंदर में वो एग्जिस्ट करती हैं, और फिर ये यहाँ पे जाके एंड हो जाता है। ठीक है जी। और ये जो है ये सारा हमारे पास ओशन है। ठीक है, और इसके अपोजिट साइड पे ये कंट्रीज जो हैं जिनमें हमने फिलिपाइंस और बाकी कंट्रीज जो हैं वो इनको हम नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पे हैं। अब चाइना कहता है कि ऑल्दो ये जो रीजन है ये जा रहा है नीचे पानी के, लेकिन मेरी जो टेरिटोरियल रीजन है वो ऊपर तक जाता है क्योंकि हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो यहाँ तक है। ठीक है, यानी कि हमारी जमीन जो है ये यहाँ तक ऊपर जा रही है और यहाँ पे जाके हमारी बाउंड्री जो है ये एंड होती है। तो दैट्स वाई यहाँ तक का जो रीजन है ये मेरा है। इससे आगे के 200 नॉटिकल माइल तक मेरी जो है टेरिटरी होगी। ठीक है, तो चाइना कहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ के आप 200 नॉटिकल माइल करते हैं वो यहाँ से इस लाइन की बजाय आप यहाँ से कैलकुलेट करें। ठीक है जी। तो ये बेसिकली इशू है जिसके ऊपर इनका आपस में कंफ्लिक्ट है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलें जी, ठीक हो गया। जी, इसके बाद यूएसए यहाँ पे इंटरवीन करता है और यूएसए ये जो अपोजिंग कंट्री है चाइना के इनको सपोर्ट करता है और कहता है कि ये इनके क्लेम जो है ये ठीक है और चाइना जो है यहाँ पे एज एन एग्रेसर का रोल प्ले कर रहा है। इस वजह से चाइना को अपनी जो क्लेम्स हैं उनसे विड्रॉ करना चाहिए और इन कंट्रीज को इनका राइट्स जो है इकोनॉमिक राइट्स और बाकी राइट्स जो हैं वो इन कंट्रीज को देने चाहिए। तो चाइना इस चीज को एग्री नहीं करता। चाइना कहता है कि ये हमारा अपना मसला है, हम इसको खुद रिजॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल, ये भी एक पॉइंट चाइना की तरफ से दिया जाता है कदर। जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना तो उसकी राइट है ना, वो अपने जहाँ पे मर्जी बनाए। दैट इज नॉट एन इशू। तो डियर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आप कहते हैं तो हम कोई और टॉपिक कर लेते हैं, अदरवाइज हम इसको एंड करते हैं।
अच्छा जी, जाहिद साहब आपका सवाल मुझे अभी थोड़ा समझ में आया। आई थिंक आप उसको टोंट के नोट पे कह रहे थे, हाँ? तो नहीं डियर, बाकी अभी सीएसएस में बाकी सब्जेक्ट खत्म नहीं हुए, बाकी भी हैं। लेकिन आपका करंट अफेयर्स का सिलेबस जो है ये थोड़ा ज़्यादा रहता था, तो इसलिए हमने कंसेक्टिव लेक्चर्स रखे हैं ताकि इसको थोड़ा स्पीड अप किया जा सके। ठीक है जी जाहिद, जाहिद हैं या जैद? नहीं, सोच नहीं रहा था, जस्ट एक चीज मेरे माइंड में क्लिक की तो दैट्स व्हाई आई सेड। चलिए ठीक है जी, मेजोरिटी कह रही है कि नेक्स्ट टॉपिक कल कर लें, तो हम साइन ऑफ करते हैं। सर, इसमें रियलिज्म की थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं। जी, रियलिज्म की थ्योरी आप अगर आप करंट इसमें आईआर का पेपर कर रहे हो तो उसमें आपने लाजमी मेंशन करनी है, और अगर आप करंट अफेयर्स का कर रहे हैं तो उसमें आपको जरूरत नहीं है। अगर आप कर भी लेते हैं तो कोई नेगेटिव चीज नहीं होगी, आपका पॉजिटिव पॉइंट ही होगा। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो मैंडेटरी नहीं है। कह रहे हैं सर सिंगल नेशनल एजुकेशन भी करेंगे हम करंट अफेयर्स में। जी, उसको भी हम टच करेंगे। सरस्वती की क्लास कब होगी ये आप काइंडली एडमन से पूछिएगा, वो आपको बेहतर बता सकेंगे, बिकॉज आई डोंट हैव एनी आइडिया कि उनकी नेक्स्ट क्लास कब है। चलें जी, ठीक हो गया। टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।